हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पे आपका स्वागत है। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने क्या किया है, एनसीईआरटी हमने 10th क्लास का स्टार्ट कर दिया। मैथ हमने एनसीईआरटी 10th क्लास का मैथ हमने स्टार्ट कर दिया और इसके पहले हमने 2 वीडियो रिकॉर्ड भी किया। सबसे पहले वीडियो में हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया है एक्सरसाइज 1.1 का। पहला नंबर चैप्टर में हमारा एक्सरसाइज 1.1 और पहला नंबर चैप्टर हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो हमने 2 वीडियो बनाया। पहला वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया और दूसरा वीडियो में हमने क्या किया, पहला नंबर सवाल को सॉल्व किया, जिसमें 3 सवाल थे जिसमें हमने 2 को सॉल्व किया और 1 को हमने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को और 3 को सॉल्व करेंगे और बचेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वो थोड़ा बड़ा है, उसको हम क्या करेंगे और डिटेल में जानेंगे और पूरी अच्छी तरीके से हम उसको जानेंगे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। तो चलिए वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको गोला दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लाइट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। अगर हम लिखेंगे तो आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दर्शाइए, क्वेश्चन नंबर 2 कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, दर्शाना है। ठीक है, मतलब सिद्ध करना है, बोलिए तो। ठीक है, अब बोल रहा है कि जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या, पूर्णांक संख्या कौन होता है, जो पूरा होता है, पॉइंट में नहीं होता है और क्या प्लस में नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पे 0 से लेके इधर सब प्लस में होता है, इस साइड 1 2 3 4 5 और आगे भी अनंत तक। ठीक है, इधर क्या होता है -2 -3 -4 -4, इधर भी अनंत तक। मतलब 0 के उस साइड और 0 के इस साइड प्लस में, इस साइड माइनस में। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इस साइड वाला क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, और इस साइड वाला क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो वही बोल रहा है कि जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कौन होगा वो हम जांच करेंगे, देखेंगे कि कौन सा मान रखने पर आ रहा है। ठीक है, ये अगर प्लस में रखने पे आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, क्यू का मान माइनस में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। वो हम जब बनाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक आपको समझ में आ गया। तो बोल रहा है सिद्ध करना, दर्शाना है। कैसे दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको दर्शाना है। ठीक है, दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक का मतलब क्या है कि वो संख्या जो प्लस में हो, और विषम मतलब वो संख्या जो 2 से कटने वाला नहीं है, विषम। और पूर्णांक मतलब क्या कि वो संख्या जो पूरा हो, ना पॉइंट पे हो, ना बट्टा में हो, ना भिन्न में हो। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने उदाहरण लिए 7 क्या है, प्लस में, मतलब धनात्मक है, 2 से नहीं कटेगा मतलब विषम है, और पूरा है मतलब पूर्णांक है, मतलब 7 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमको यही सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, हमने पहले वीडियो में बताया, आपने नहीं देखा तो हम आई बटन में लिख देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ए बराबर, ये हमारा क्या होता है, कोई धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या धनात्मक पूर्णांक क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, BQ + R। ए हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक होता है, बी हमारा क्या होता है, बी हमारा भाजक होता है, क्यू हमारा भागफल होता है और आर हमारा शेषफल होता है। और एक और संबंध होता है, आर और बी के बीच एक और संबंध होता है ना, मतलब भाजक और शेषफल के बीच एक और संबंध होता है। क्या होता है कि जो आर होगा वो बी से छोटा होगा, मतलब शेषफल भाजक से छोटा होगा, और जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा। ये संबंध भी होता है। तो ये दोनों भी काम देने वाले हैं जी। ठीक है, तो चलिए, तो तीनों को हम लिखते हैं। क्या क्या कंडीशन था, 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5, यही 3 कंडीशन था, यही सिद्ध करना है। अगर हम सरल भाषा में बोले तो क्या बोल रहा है कि जब भी इन तीनों में से ये 3 कंडीशन है, लेकिन 2 कंडीशन और बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे आप हमको लिख के दिखा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, BQ + R है ना। अब ध्यान से इन सभी को इससे कंपेयर कीजिए, तो आप पाइएगा कि बी का काम यहाँ पे 6 कर रहा है, 6 माने 6 कर रहा है, और क्यू का काम तो क्यू कर रहा है, लेकिन आर का काम इसमें 1 कर रहा है, और इसमें आर का काम 3 कर रहा है, इसमें आर का काम 5 कर रहा है। लेकिन यहाँ पे संबंध जो बोल रहा है ना कि जो आर क्या होगा, भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। तो यहाँ तो सभी तो 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा तो सभी तो है ना। लेकिन क्या होगा, बी से छोटा मतलब भाजक से छोटा। तो भाजक से छोटा कौन कौन संख्या है, मतलब भाजक यहाँ पे क्या है, बी बराबर यहाँ पे क्या है हमारा, बी की जगह कौन है 6, मतलब बी बराबर क्या है हमारा 6 है। मतलब जो आर होगा वो क्या होगा, बी से छोटा होगा। तो बी क्या है 6,
तो 6 से छोटा कितने संख्याएं होते, कितने अंक होते 6 से छोटा, ये होगा 1 2 3 4 5। मतलब जो हमारा आर है ये 5 तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 ही दिया है तो हम 2 और लिखेंगे, किसको किसको, 2 को लेके और किसको 4 के लेके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पांचों कंडीशन को लिख दे रहे हैं, लेकिन सिद्ध करना है ये दोनों में, हम उसको भी साथ में देखेंगे कि अगर उसके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो 2 कंडीशन और हम लिखे थे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम दोनों कंडीशन लिख सकें। अब देखिए, आप ध्यान से हम लिख रहे हैं। पहला कंडीशन क्या था, 6q + 1। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसको लेके इस r, जब हम r2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6q + 2। तीसरा क्या होगा, जब r3 लेंगे तो 6q + 3 हो जाएगा। चौथा जब r4 लेंगे तो 6q + 4 हो जाएगा। पाँचवा जब r5 लेंगे तो 6q + 5 हो जाएगा। इसमें से हमको क्या करना है, ये वाला, ये और ये सिद्ध करके दिखाना है कि इन सभी में जब हम q का मान रखेंगे तो धनात्मक पूर्णांक आता है कि नहीं, धनात्मक विषम पूर्णांक आता है कि नहीं। सरल भाषा में यही बोल रहा है कि इन सभी में आप जिसमें q का मान रख दीजिएगा, प्लस में या माइनस में, ठीक है। अगर प्लस में रखने से आता है तो प्लस में, माइनस में रखने से आता है तो माइनस में। तो इन सभी में जिसमें आप q का मान प्लस या माइनस में रख दीजिएगा और जिसको हल करने से धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया, समझ लीजिए आप उसी के रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक को लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमने q का मान कुछ रखा और हल करने पे आ गया धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मतलब हम किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में तो लिख सकते हैं। मेन बात यही बोल रहा है और कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से पाँचों में चेक करेंगे कि किस में रखने से आ रहा है। जिसमें रखने से आ जाएगा प्लस या माइनस में, वो हो जाएगा, उसका रूप क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का वो रूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम टाल दे रहे हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या है, 6q + 1। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो बोल रहा है q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक मतलब धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि धनात्मक से आ रहा है कि ऋणात्मक से, जो आएगा वहाँ पे q का मान वही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम q = 2 लेते हैं प्लस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 गुने q की जगह 2 + 1, 6 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और +1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब जब हमने q = 2 रखा, प्लस में रखा, तो हल करने पर धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया, आगे ना 13 धनात्मक विषम पूर्णांक है तो आ गया। मतलब एक बात पता चलता है कि जब इसमें q प्लस में होगा तो इसको हल करने से धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। मतलब हम धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हैं, कब, जब q प्लस होगा तब। लेकिन माइनस में भी रख के देखते हैं कि आदमी क्या पता हो सकता है। तो चलिए q = हम -2 रख लेते हैं। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा -2, तो 6 में -2 से गुना हो जाएगा तो -12 हो जाएगा, और -12 + 1 क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। तो देखिए जब हमने q को माइनस में रखा, -2 रखा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक विषम पूर्णांक आ गया। लेकिन हमको सिद्ध करना है धनात्मक विषम पूर्णांक। मतलब ये बात स्पष्ट पता चल गया कि इस रूप में हम किसी को धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हैं, कब, जब q प्लस में होगा तब, माइनस में होगा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है 6q + 2। इसमें चलिए q का मान हम 3 रख लेते हैं, 3। तो 6 गुने q की जगह 3 + 2, 6 दूने क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 सॉरी 36 18 6 दूने तो 12 होता है ना, +2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। अब देखिए जब हमने q का मान 3 रखा, मतलब प्लस में रखा, तो यहाँ पे हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आया, धनात्मक सम पूर्णांक आ गया। 20 क्या होता है, 2 से कटता है, मतलब ये सम है, मतलब ये सम क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। लेकिन हमको सिद्ध करना है धनात्मक विषम पूर्णांक। मतलब जब इसमें आप q का मान प्लस में रखिएगा तो नहीं आएगा। चलिए माइनस में रखते हैं, तो माइनस में चलिए क्या लेते हैं, -3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे -3, अब 6 में -3 से गुना होगा -8, और -8 और +2 क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो देखिए माइनस में लेने पर भी नहीं आ रहा है, जब माइनस में लिए तो क्या आया, ऋणात्मक सम पूर्णांक आ गया ना। तो मतलब इसमें आप q का मान प्लस में लीजिए या माइनस में लीजिए, आप कोई भी कंडीशन में धनात्मक विषम पूर्णांक इसको हल करने से नहीं आने वाला है। तो ये बात पता चल गया कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में तो नहीं लिखा जा सकता। इस रूप में लिखा जा सकता है, पहला तो सिद्ध हो गया, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा देखिए, तीसरा हमारा है 6q
प्लस 3, इसमें क्यू का मान चलिए हम 4 ले लेते हैं, तो 6 क्यू की जगह क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 चौके 24 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। मतलब जब हमने इसमें क्यू का मान प्लस रखा तो क्या हो गया, हल करने पर धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया। 27 क्या है, विषम है, 2 से नहीं कटेगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया। मतलब इसमें आप क्यू का मान प्लस में रखिएगा तो हल करने पर धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। लेकिन चलिए माइनस में रख लेते हैं, -4, तो क्या हो जाएगा -4 तो क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा -24 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -21 आ जाएगा। मतलब इसमें माइनस में रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आ रहा है। मतलब ये बात पता चल गया कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हैं, कब, जब इसमें भी क्यू प्लस में होगा तब। ठीक है, अब चौथा हमारा क्या है, चौथा यहाँ पे सिर्फ 4 हो जाएगा। ठीक है, जब चलिए इसमें हम लिखते हैं क्यू बराबर क्या ले लेते हैं 1 लेते हैं। ठीक है, तो 6 गुना क्यू की जगह 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6 में 1 से गुना 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा। मतलब इसमें क्यू का मान जब हमने 1 लिया प्लस में लिया तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आया, क्या आया धनात्मक सम पूर्णांक आया। तो इसमें प्लस में लेने पर नहीं आ रहा, चलिए माइनस में लेते हैं, माइनस में -1 यहाँ पे -1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 प्लस 4 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसमें प्लस में और माइनस में लेने पर कुछ में धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आ रहा है। मतलब ये स्पष्ट हो गया कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस दोनों रूप में हम लिख सकते हैं जो कि ये बोल रहा है, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब बचा लास्ट को भी देख लेते हैं, ये हमारा 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम क्यू बराबर 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 गुना क्यू की जगह 5 प्लस 5 6 दूना 6 5 क्या हो जाएगा 30 और प्लस 5 क्या हो जाएगा 35। और 35 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम है क्योंकि 2 से 35 नहीं कटता, तो 35 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। मतलब ये बात तो पता चल गया कि इसमें जब हम क्यू का मान प्लस में रखेंगे तो धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। अब चलिए माइनस में रख लेते हैं, माइनस में -5। चलिए आप बोलेगा कि सिर्फ जो माइनस में हो रहा है वही प्लस में हो रहा है, चलिए हम -2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो -2 लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 दूना -12 हो जाएगा, -2 से 6 में गुना गया -12 प्लस 5 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा ना। ये क्या है ऋणात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन सिद्ध करना धनात्मक विषम पूर्णांक। मतलब ये बात तो पता चल गया कि इस रूप में भी हम किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को लिख सकते हैं जब क्यू प्लस होगा। तो ये सिद्ध हो गया कि इन तीनों रूप में हम किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को लिख सकते हैं जहाँ पे क्यू क्या होता है धनात्मक पूर्णांक होता है। सिद्ध हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, तब तक इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख दिया। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी को टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों मतलब समूहों में मार्च करना है, उन स्तंभों की महत्तम संख्या क्या होगी। तो आपको हम बता दें कि सवाल को वही बना सकते हैं जिसको एचसीएफ का मतलब पता हो। ऐसे तो ये एचसीएफ चैप्टर में दिया हुआ है तो आपको पता चलेगा कि आप एचसीएफ से निकाल ले रहे हैं, लेकिन आकर आपको कहीं और मिलता है तो इसको वही बना सकता है जिसको एचसीएफ का मतलब पता हो। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब हमने इसके अगले वीडियो में हमने बताया है, इसमें भी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। अपने इसके अगले वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको हम लिख देते हैं, इसमें भी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। तो एचसीएफ का मतलब, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर होता है। तो जब भी हम दो संख्याओं का या अंकों का एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें एचसीएफ वही होता है कि उन दोनों को काटने वाले जितने भी अंक या संख्या हैं उनमें जो बड़ा है वही एचसीएफ होता है। जैसे हम आपको उदाहरण लेके बता रहे हैं, देखिए मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना 4, इधर 4 ले लेते हैं जी। ठीक है, इधर 4 अब इधर ले लेते हैं हम, चलिए 40, इधर 4 ले लेते हैं, इधर 40 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो 4 और 40 दोनों को काटने वाला कौन कौन है, दोनों को ऐसा संख्या जो दोनों को काट देवे। तो 1 भी दोनों को काट देगा, 2 भी दोनों को काट देगा ना, और 4 भी दोनों को काट देगा। 1 भी दोनों को काट देगा, 2 भी दोनों को काट देगा, 4 भी दोनों को काट देगा। तो हम क्या बोले थे कि वही आंसर होगा जो काटने वालों में सबसे बड़ा होगा। तो काटने वाले में सबसे बड़ा कौन है, 4 जी। तो 4 और 40 का एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। और चलिए एचसीएफ निकाल के भी दिखा रहे हैं, 4 ही आएगा। देखिए क्या करेंगे, 4 से 40 में भागा देंगे तो एक ही बार में 10 बार में लग जाएगा ना, कट जाता है, शेष 0 हो गया। मतलब 4 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया।
हो गया ना। तो एस सी एफ का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, 616 सदस्य आर्मी के और 32 सदस्य आर्मी बैंड के, इनको एक समूह में बांटना है और समूह दोनों का बराबर होना चाहिए, तभी तो हर एक समूह के पीछे हर एक समूह रहेगा। एक समूह के इसके एक समूह के पीछे इसका एक समूह रहेगा, तभी तो बराबर समूह रहेगा, तभी ना हर एक समूह के पीछे हर एक समूह रहेगा। तो क्या करना है, इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। क्यों एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि जो समूह इन दोनों को आएगा, जो समूह का संख्या इन दोनों का आएगा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को काट देगा ना। और काट देगा और काटने वाला में सबसे बड़ा होगा वही, तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तभी तो वो संख्या आएगा दोनों को काटने वाले में सबसे बड़ा। तो इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम निकाल रहे हैं। आप बिना यूक्लिड विभाजन प्रमेय के भी बना सकते हैं, जैसे अभी हम उदाहरण को बनाएं उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बना रहे हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए हमारा क्या है, भाज्य है, बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा भागफल है, आर हमारा शेषफल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, हम बी से ए में भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, 616 है और 32 है। तो जो बड़ा होता है वो ए होता है और जो छोटा होता है वो बी होता है ना। तो हम क्या करेंगे, ए से बी में भाग करेंगे। यहाँ पे कितना है, ए हमारा 616 है, 616 भागा बी कितना है हमारा 32, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। तो कितना बार में लगाएंगे, पहले एक बार में हम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 32, ठीक। 11 में से 2 जाएगा 9 और 5 में से 3 जाएगा 2। अब आप बोलेगा कि रुक जाइए, नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शेष कम है, लेकिन यहाँ देखिए उतरने वाला 6 है। जैसे हम यहाँ पे 6 उतार देंगे ना तो शेष ज़्यादा हो जाएगा, भाजक कम हो जाएगा। मतलब शेष ज़्यादा है, भाजक कम है, तो अभी क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब कितना बार में लगाएंगे, चलिए हम ट्राई करते हैं। देखिए अगर हम 32 में 10 से गुना करेंगे तो 300 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम 9 से लगाते हैं, ठीक है। 32 में हम 9 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 27 सब 1 28, 288 हो जाएगा। तो 9 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 288, और 296 में से 288 चल जाएगा तो बचेगा 8। तब हम रुक जाएंगे, क्यों रुक जाएंगे बोलिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए शेष कम हो गया, 8 है ना कम और भाजक ज़्यादा है। तो शेष कम है, भाजक ज़्यादा है, तो रुक जाएंगे। यहाँ पे देखिए उतारने वाला भी कोई नहीं है, नहीं ना है, मतलब शेष कम है, भाजक ज़्यादा है, तो पहला स्टेप यहीं तक होगा। अब क्या करेंगे, इस पर हम दर्शा देंगे। तो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए यहाँ पे क्या है 616 बराबर बी क्यू। तो बी कितना है 32, बी मतलब भाजक गुने क्यू मतलब भागफल कितना है 19 प्लस आर मतलब शेषफल कितना है 8। मतलब जो अभी शेष है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब आर 0 के बराबर नहीं है, तो आर 0 के बराबर नहीं है, तो अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप में भाजक और भाज्य बदल जाएगा, मतलब इसमें जो आर था इसमें क्या हो जाएगा, वो भाजक हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो बी था इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो इसमें आर मतलब शेषफल कितना था 8, तो इसमें क्या हो जाएगा 8, भाजक हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भाज्य कौन हो जाएगा, इसमें जो बी था भाजक कितना इसमें 32, तो इसमें जो 32 है इसमें भाज्य हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लग जाएगा कितना बार में, 4 बार में कट गया। तो 32 में से 32 गया 0, मतलब आर 0 हो गया। तो इसको पहले दर्शाएंगे। तो ए कितना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है इसमें 32 बराबर बी कितना है इसमें 8 गुने क्यू कितना है, मतलब भागफल कितना है 4 प्लस आर कितना है 0, मतलब 0 के बराबर हो गया, आर 0 के बराबर हो गया जी। और आर 0 के बराबर हो जाता है तो आंसर हमारा एचसीएफ आ जाता है। एचसीएफ कौन होता है, जिस भाजक पे आर 0 हो, मतलब जिस बी पे आर 0 हो। तो किस भाजक पे आर 0 हुआ, 8 पे, मतलब जब आर 0 हुआ तो बी क्या था 8 था, बी क्या था 8 था। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ 8 हो जाएगा। मतलब समूहों का महत्तम संख्या, मतलब स्तंभों का महत्तम संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और रह गया चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स।